हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। कौन से पर्टिकुलर चैप्टर के? तो ये होगा हमारा मनी एंड बैंकिंग। ओके, मनी एंड बैंकिंग का जितना भी जो भी कंसेप्ट्स थे, जो भी टॉपिक्स थे, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए एंड आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ भी गया, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। बहुत ही इजी सा चैप्टर था, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी उसमें। हाँ, बहुत कुछ आपने न्यू सीखा इसमें एंड आई होप सो कि आप वो चीज़ें, वो जो टर्म्स थे या वो जो सारी हमारे कंसेप्ट्स थे, वो सब कुछ आप अच्छे से याद रखोगे एंड आपकी लाइफ में जब आप कुछ भी देखोगे उस ऐसी कुछ रिलेटेड न्यूज़ या कहीं पर भी कोई भी स्टेटमेंट, तो आप उसे रिलेट कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि अगर कोई भी रेट में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसका क्या रीज़न है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, आरबीआई क्या क्या हमारे पर्टिकुलर पॉलिसीज़ को चेंज करती है ताकि हमारी जो इकोनॉमी वो स्टेबल रह सके। आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में भी आया है और आप लोगों को अच्छे से ध्यान भी है, याद भी है। ओके, देखो एक थोड़ा सा रिकैप ले लें कि हमने क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर में। तो अगर मैं एकदम ब्रॉडली बोलूं तो 3 कंसेप्ट पढ़े थे। क्या थे वो? एक था हमारा बार्टर सिस्टम, देन कम्स मनी और फिर आया हमारा बैंक। बैंक में हमने 2 बैंक्स पढ़ी थी, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, राइट। उनके डिफरेंट जो भी फंक्शंस थे वो सारे हमने कंप्लीट किए थे। बार्टर सिस्टम से हमने स्टार्ट किया था कि कैसे पूरी इकोनॉमी में जो एक्सचेंज है वो स्टार्ट हुआ, फिर मनी का कैसे फॉर्मेशन हुआ, मनी कैसे हमारा पूरा जो है वो उसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे वो कमोडिटी मनी से आज के जो प्लास्टिक मनी है वहां तक कैसे पहुंचा, क्या क्या फंक्शन होते हैं, देन ये जो मनी है ये कैसे क्रिएट हो रहा है, कौन इशू कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी एंड आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से क्लियर भी है। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर, ये कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ में हमारा जो ये पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द बार्टर सिस्टम, व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। बार्टर सिस्टम क्या है? तो बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें गुड्स का एक्सचेंज होता है गुड्स के साथ में, राइट। यहाँ पर मनी का कोई भी रोल नहीं होता है, यहाँ पर गुड टू गुड इकोनॉमी होती है या फिर कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी होती है, राइट। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से पता है, मतलब कि पता तो होनी ही चाहिए। मैंने जब पढ़ाया है तो अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे सारे तो पता होगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पता ना हो, राइट। तो चलिए इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं कि कैसे एक सिस्टमैटिक मैनर में आप लोगों को इसका जो आंसर है वो लिखना है। एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के आंसर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने व्हाट इज बार्टर सिस्टम बोल दिया और जो इसके ड्रॉबैक्स है उसे भूल ही जाओ, ऐसा मत करना, दोनों को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। So barter system is a system that was used in ancient times to exchange goods, ठीक है। In other words, this system was used to exchange one commodity for another before the monetary system came into existence. Okay, देखो मॉनेटरी सिस्टम के पहले वाला सिस्टम है, राइट। मॉनेटरी सिस्टम आने के बाद में, मतलब कि मनी के आने के बाद में बार्टर सिस्टम जो है वो एक काइंड ऑफ खत्म सा हो गया है। अब बहुत ही रेयर केसेस में हमें बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर केसेस में। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मिलता ही नहीं है, बिकॉज अभी भी कहीं कहीं पर हम देख सकते हैं बार्टर सिस्टम को। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कभी कभी ऐसे आते हैं ना, जो लोग वेंडर्स आते हैं घर पर ही कुछ कुछ सामान लेकर, कुछ कुछ कमोडिटीज़ लेकर उन्हें सेल करने के लिए। तो ये होता है कि वो लोग आए तो हैं, उनके जो भी पर्टिकुलर आइटम्स है उन्हें लेके, जैसे कि यूटेंसिल्स लेकर आए, ठीक है। तो वो यूटेंसिल सेल कर रहे हैं लेकिन आपकी मम्मी को बोल रहे हैं कि आप हमें मनी मत दो, आप इन रिटर्न हमें कोई साड़ी दे दीजिए, राइट। तो ये देखो कमोडिटी दी, उन्होंने यूटेंसिल दिया, उधर से मम्मी ने क्या दी? एक साड़ी दी। तो यहाँ पर किस चीज़ का एक्सचेंज हुआ? गुड्स टू गुड्स का एक्सचेंज हुआ, मनी का एक्सचेंज नहीं हुआ। एंड ये चीज़, ये पर्टिकुलर जो हमारा ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है, ये आज भी हम देख सकते हैं अपनी इकोनॉमी में। ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, ये किसी कोई जो है वो अभी भी इसे प्रेफर करते हैं और अगर उनके जो वांट्स हैं अगर वो मैच कर जाएं
तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट भी करते हैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो जो हमारा बार्टर सिस्टम है वो आया था हमारी मॉनेटरी सिस्टम के पहले, मनी के जनरेशन के पहले ही आ गया था, राइट। उसके जो ड्रॉबैक्स थे उसके कारण ही तो मनी का जो है हमारा क्या हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था। अदरवाइज अगर बार्टर सिस्टम में कोई ड्रॉबैक्स नहीं होते तो बार्टर सिस्टम ही चलता रहता, मनी का क्यों इवोल्यूशन करते हैं हम, राइट। इसलिए हमने जो है पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन 3 लाइंस में पूरा बार्टर सिस्टम अच्छे से समझा दिया, ओके। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ में भी समझा देते हैं। इफ अ पर्सन हैविंग राइस wants tea, then he can exchange rice with a person who has tea and needs rice, okay। अब देखो, अब किसी को राइस बेचना है और टी लेना है तो वो क्या कर सकता है, जिसे टी बेचना हो और राइस खरीदना हो ऐसे पर्सन को ढूंढकर उससे जो है ये पर्टिकुलर एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। The economy having the barter system was called C2C economy, that is commodity is exchanged for commodity, okay। C2C economy बोलते थे उसे। ये वर्ड, ये जो टर्म है ये याद होना चाहिए आप लोगों को, बहुत ही बेसिक सा टर्म है और ये याद रखना भी मुश्किल नहीं है, राइट। ये अगर आप लिख दोगे तो एक एड ऑन, वो एक एडवांटेज है, एक फीचर हो जाएगा आपके पूरे जो आंसर है उसमें। एंड इनफैक्ट ये जो C2C इकोनॉमी है ये आपसे कोई 1 वर्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है। आई होप कि बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। व्हाट इज अ बार्टर सिस्टम का जो कंसेप्ट है या इसका जो आंसर है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला आंसर है वो क्या है, व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ कहाँ पर हमने इसके लिमिटेशंस देखे थे या किस किस पर्टिकुलर चीज़ों में हमारा जो बार्टर सिस्टम है वो लैक कर रहा था, वो हमें देखना है, राइट। सो द वेरियस ड्रॉबैक्स ऑफ अ बार्टर सिस्टम आर एज फॉलो। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या हो गया कि भाई 2 बार कोइंसिडेंस हो रहा है कि आपको जो चाहिए वो सामने वाले को देना, बेचना है, और जो सामने वाले को परचेज करना है वो आपको सेल करना है, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लिया था राइस एंड टी, राइट। एक पर्सन को राइस सेल करना है एंड टी परचेज करना है, और वही सेम दूसरे पर्सन को टी परचेज करना है और राइस सेल करना है। तो ये हुआ एक कोइंसिडेंस कि इन्हें जो सेल करना है वो इन्हें परचेज करना है, ठीक है। और ये हुआ डबल कोइंसिडेंस कि इन्हें जो परचेज करना है वो इन्हें सेल भी करना है। तो ये डबल कोइंसिडेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बार्टर सिस्टम में। अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लो इसके पास में टी नहीं, इसके पास में शूज है, ठीक है। तो अब ये टी और शूज का कोई भी कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है। जब इसे टी परचेज करना है तो ये शूज क्यों परचेज करेगा भाई, उसे थोड़ी ना रिक्वायर्ड है, राइट। तो जब ये दोनों का हमारा नहीं हो पाया, एक कोइंसिडेंस नहीं मिल पाया, तो ये वाला जो राइस एंड राइस वाला मिल चुका है वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये राइस सेल करेगा तो उसे इन रिटर्न क्या चाहिए, उसे चाहिए टी, और इसके पास में टी है नहीं, इसके पास में क्या है, शूज है। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसके राइस ही सेल नहीं करेगा, राइट। और जो ये पर्सन है ये अगर राइस को परचेज कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ सेल भी तो करना पड़ेगा। अब जो उसके पास में पर्टिकुलर आइटम है वो है शूज और वो इसे परचेज नहीं करना है, तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है, राइट। अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब कि आपकी जो ये बहुत ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग कॉस्ट क्यों इनकर करनी पड़ेगी, देखो सिंपल सी बात है कि ये जो पर्टिकुलर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है वो ऐसा तो है नहीं कि जितने लोग हैं हमारे आसपास 10-15 लोगों में हमें पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम है, या बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि रेयर चीज़ है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मिल जाए हमें किसी भी पर्टिकुलर 2 पर्सन के बीच में, ओके। तो अब मेरे आसपास के लोगों में अगर मुझे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं मिल रहा है
तो मैं क्या करूंगी भाई, मैं ढूंढूंगी लोगों को, और ये जो ढूंढने का काम है उसमें जो है ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगी। अगर मेरे पास में कोई हैवी सामान है तो उसे मैं ले लेकर भी नहीं घूम सकती कि अच्छा अब आप मिल गए तो आप ये चीज़ यहाँ पे ले लो। फिर मैं क्या करूँगी, मैं उनको बोलूँगी कि ठीक है मैं पहुँचवा दूंगी आप तक, तो वो एक ट्रैवलिंग कॉस्ट भी लग गया, पहले मेरा खुद का कॉस्ट लगा, उसके बाद में वो कॉस्ट लग गए, राइट। तो ये सारे जो हैं ये ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट इनकर करने पड़ते थे, करने पड़ेंगे अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड चाहिए तो। और ये जो पर्टिकुलर है ये हमारा बार्टर सिस्टम का हम बोल सकते हैं कि एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है। इसके कारण जो अब देखो मनी जब आया तो ये वाला जो पर्टिकुलर हमारी प्रॉब्लम है ये क्या हो गई, सॉल्व हो गई। यहाँ पर अब हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई, कुछ भी परचेज करना है आप मनी दे दो आपको मिल जाएगा। मनी एक ऐसी चीज हो गई जो कि एक्सेप्ट हर एक पर्सन कर लेता है, तो उसमें कोई इशू ही नहीं आने वाला है। ओके, फिर आता है लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या आया कि यहाँ पर हम जो सारे आइटम्स हैं, जो सारी कमोडिटीज हैं, उन्हें किसी एक यूनिट में मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपका जो राइस था, ठीक है, उसे हमने किस में मेजर किया, केजी में मेजर किया, ओके। देन जो शूज थे वो हम बाय पेयर मेजर करेंगे, उनकी जो भी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स यूज हुए होंगे, हम ये बोलते हैं कि एक पेयर जो है वो इतने प्राइस का आया। अब राइस और पेयर के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है या क्या रिलेशन है, तो कुछ भी नहीं है, राइट। ये कहीं से कहीं तक एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। कितने केजी ऑफ राइस जो है वो हमारे वन पेयर ऑफ शूज के लिए सफिशिएंट है, इस चीज को हम कैसे डिफाइन करें, नहीं कर सकते। अगर डिफाइन कर दिया है तो उसमें पक्का ये होने वाला है कि एक कोई भी पार्टी जो रिसीव कर रही है, जो सेल कर रही है, उनमें से कोई भी एक पार्टी जो है वो लॉस में जाएगी और एक प्रॉफिट में जाएगी। ये चीज तो होगी, या तो राइस ज्यादा दे दिया जाएगा या राइस कम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, सारी कमोडिटीज को एक किसी वैल्यू या एक किसी मेजर में हम उसे मेजर नहीं कर सकते थे, उसका कोई भी एक कॉमन मेजरमेंट नहीं था, इसलिए ये भी उसका एक ड्रॉबैक बनता था, ठीक है। अब देखो मनी आया तो क्या हुआ कि हर एक पर्टिकुलर आइटम, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का हो, किसी भी पर्टिकुलर यूनिट्स में वो मेजर किया जाता हो, उसे हम एक कॉमन यूनिट दैट इज रुपीज में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर ऐसी कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट नहीं थी जिसमें हम सारी जितनी भी यूनिट्स हैं उन्हें एक्सप्रेस कर सकें, ओके। फिर आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में जो आप गुड्स यूज करते हो उसे आप ज्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते। रीजन देखो, दो काइंड्स ऑफ गुड्स होते हैं, हमें पता है कौन कौन से, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। हाँ, उनमें थोड़ा बीच में सेमी ड्यूरेबल भी आ जाता है, लेकिन हम दो को ही समझ लें, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। तो जो ड्यूरेबल गुड्स हैं वो तो चलो ठीक है, उनकी लाइफ स्पेन ज्यादा है, तो वो तो बाद में भी हम उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, आज मैं बोल दूं किसी को कि मेरे पास में आना, मैं आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर है हमारा वेजिटेबल्स, वो मैं 2 दिन बाद में दूंगी, ठीक है। जो आज दिख रहा है वही 2 दिन बाद में दूंगी, तो 2 दिन में तो उनकी जो पर्टिकुलर हमारी जो क्या बोलूं क्वालिटी है वो तो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। वो जैसे आज है वैसे 2 दिन के बाद में थोड़ी ना रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते। इवन जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उनकी भी वैल्यू एज इट इज सेम नहीं रहेंगी। जैसे कि मान लो आज कोई एक मशीनरी है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपीज की। यही चीज मैं 5-10 दिन बाद में बोलूं, मैंने आज एक परचेज की 10,000 में, इसी को अगर मैं रिटर्न करूं थोड़ी कम टाइम पीरियड में, अगर मैं इसको वापस रिटर्न करूं तो मान लो ये गई मेरी 9900 में, ठीक है। तो ये जो 100 का डिफरेंस है ये कहाँ से लाओगे भाई, ये जो 100 का डिफरेंस है इसने तो उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, है ना। लेकिन
तो इसलिए जो हमारी गुड्स हैं उसे हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्स का कोई भरोसा नहीं है कि जैसे वो आज हैं वैसे वो कल भी रहें। उनकी जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो सकती है, या फिर उनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज भी हो सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है। नाउ द थिंग्स कम्स, इंक्रीज कैसे हो सकती है? तो देखो इंक्रीज भी होती है यार, लैंड है, लैंड की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई है तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी, वो एक काइंड ऑफ हम गुड से ट्रेड कर सकते थे, तो वो जो लैंड है वो एज अ कमोडिटी उसकी वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। सेम वे में उसकी वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है ना। तो जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, वो फ्लक्चुएट होती है, इसलिए हम उसे स्टोर भी करके नहीं रख सकते। ओके, फिर आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। सो डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या होता है? डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है क्रेडिट, राइट? क्रेडिट देना किसी भी काइंड का, क्रेडिट उधार देना, ठीक है, कि अच्छा ठीक है आप आज कोई भी चीज यूज कर लो, लेकिन आप इसका जो पेमेंट है वो इन फ्यूचर कर देना, राइट? तो ये चीज जो है ये हम अपने बार्टर सिस्टम में नहीं देख सकते थे। ये जो डेफर्ड पेमेंट है ये बार्टर सिस्टम में नहीं चलता था। क्यों नहीं चलता था? देखो यार सिंपल सी चीज है, क्योंकि हमने अभी देखा कि लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। जब आप गुड्स को स्टोर करके ही नहीं रख सकते हो, जब गुड्स की जो क्वालिटी है वो एज इट इज सेम ही नहीं रहती है, तो आप उसे फ्यूचर में कैसे यूज कर सकते हो? किसी भी काइंड ऑफ पेमेंट के लिए, राइट? इसलिए जो हमारा बार्टर सिस्टम है उसका ये एक और ड्रॉबैक है कि वहां पर हम डिफर्ड पेमेंट्स को जो है यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि ये जो ड्रॉबैक्स हैं हमारे बार्टर सिस्टम के, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर मैंने ड्रॉबैक्स लिखे हैं इनके मैंने सिर्फ टर्म्स दैट इज नेम लिखे हैं, राइट? लेकिन जब आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोगों को ऐसे लिखकर नहीं आना है, आपको प्रॉपरली उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। अब कितना एक्सप्लेन करना है दैट डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ योर मार्क्स। अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना, अगर कम मार्क्स का है तो क्या करना, सिर्फ इनकी जो डिफिनेशंस हैं वो लिख देना। ओके, लेकिन लिखना ज़रूर ऐसे छोड़ के मत आना। ओके, अगर वो 2 मार्क्स का भी आ रहा है तो भी ऐसे मत लीव करके आना उसे, जो आपके पर्टिकुलर एक 2 लाइंस है वो लिखना जरूर। ओके, सो आई होप कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा बार्टर सिस्टम क्या होता है और बार्टर सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। फिर आता है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ मनी, हाउ डज मनी ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। देखो सिंपल सा ही है, ये भी क्या है हमारा कि मनी के मेन फंक्शंस क्या हैं, एंड जो मनी है उन्होंने या फिर जो मनी है उसने जो हमारा बार्टर सिस्टम है उसके जो भी ड्रॉबैक्स थे उससे कैसे ओवरकम किया। अभी जस्ट हम पढ़ के आए क्या क्या ड्रॉबैक्स थे हमारे बार्टर सिस्टम के, राइट? मैंने साथ ही साथ में आपको बताया भी था कि मनी ने इसकी जगह पे क्या कर दिया या मनी ने इसकी जगह पे क्या कर दिया, राइट? तो आई होप कि आप लोगों को पता है कि मनी ने कैसे ओवरकम किए सारे शॉर्टकमिंग्स, एंड इस पर मैंने एक इंडिविजुअल टॉपिक भी बनाया है, तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में जो मनी है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं वो भी हमें बताने। तो फंक्शंस जो हैं स्टूडेंट्स मनी के, उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि 4 जो हमारे टर्म्स है उन्हें अच्छे से याद कर लो। कौन कौन से हैं भाई? एक हो गया हमारा मेजर वाला, मेजर ऑफ द वैल्यू, देन हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, फिर हो गया हमारा डेफर्ड पेमेंट। ये 3 तो हो गए। अब अगर बार्टर सिस्टम की बात करें तो उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट आ जाएगा, और अगर हम मनी की बात करें तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, राइट? ये 4 जो टर्म्स थे ये मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ कि इन 4 टर्म्स को आप अच्छे से याद कर लो, बिकॉज यही चीज है जो है हमने 3 टॉपिक में पढ़ी। हमने बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में पढ़ी, हमने मनी में पढ़ी, और हमने किस में पढ़ी, मनी ओवर बार्टर सिस्टम में, राइट? तो ये जब 4 टर्म्स को हम 3 कंसेप्ट या 3 टॉपिक में पढ़ रहे हैं तो आप समझ लो कि वो चारों जो टर्म्स हैं वो इम्पोर्टेंट है ही, राइट? तो जो आपके फंक्शंस ऑफ मनी है उसमें वही आने वाला है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, राइट? सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर भी हैं, आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आप कुछ न्यू पढ़ रहे हो, ठीक है?
तो चलो हम जल्दी से अपने आंसर पे आ जाते हैं। बाकी जो बातें हैं वो बहुत हो गई, अब अपना जो आंसर है वो कंप्लीट करते हैं। ओके, सो द मेन फंक्शंस ऑफ मनी आर एज फॉलोज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मनी है वो कैसे एक्ट करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का मतलब क्या होता है? तो देखो, मनी का मतलब हमें पता है कि वो कोई भी पर्टिकुलर चीज जिसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मिली हो, जो कि हर एक पर्सन जो है उसने एक्सेप्ट किया हो कि हाँ इस पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर आइटम है इससे हम जो अपना एक्सचेंज है वो पूरा कर सकते हैं। ओके, अब जो मनी है, मनी के लिए कोई भी डिनाई नहीं करता। आपको कोई भी एक्सचेंज करना है, आप मनी को यूज करो, कोई भी पर्सन डिनाई नहीं करता और ना ही कर सकता है। बिकॉज जो मनी है, जो हमारे करेंसी नोट्स हैं, वो गवर्नमेंट अथोराइज्ड है कि इन्हें एज अ लीगल टेंडर यूज करना है। तो हर एक पर्सन को ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, राइट? सो मनी का जो फर्स्ट मेन फंक्शन है वो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आपको कोई भी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज अब आपके पास में एक्सचेंज करने के लिए मनी है। ओके, so money acts as a medium of exchange as it facilitates exchange through a common medium, that is currency. In other words, money helps in the buying and selling of goods. Okay, जो हमारा मनी है वो एक कॉमन मीडियम है एक्सचेंज करने के लिए, राइट? क्या बोलते हैं हम अपनी मनी को? करेंसी, राइट? सो करेंसी जो है उससे हम जो गुड्स हैं उन्हें परचेज या फिर सेल कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है यूनिट ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ वैल्यू से क्या मतलब समझ में आ रहा है हमें? मतलब तो उसका मतलब सिंपल सा है कि आपके जो इतने सारी कमोडिटीज है, वी नो ना कि हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री छोड़ो जो पूरी वर्ल्ड है उसमें भी बहुत सारी एन नंबर ऑफ आइटम्स हैं, एन नंबर ऑफ कमोडिटीज हैं। आधे ऐसे होंगे जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, राइट? तो ये जो डिफरेंट इतनी सारी कमोडिटीज हैं, सबके जो डिनोमिनेशंस होंगे, सबके जो मेजरमेंट करने के जो डिनोमिनेशंस होंगे, जो यूनिट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो इन डिफरेंट यूनिट्स को कैसे पढ़ेंगे हम एक साथ में, या इन डिफरेंट यूनिट्स को हम एक पर्टिकुलर यूनिट या एक पर्टिकुलर मेजर के थ्रू कैसे उसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? तो ये किसने पॉसिबल किया? ये पॉसिबल किया हमारे मनी ने। मनी एक ऐसी यूनिट है या एक ऐसा मेजर है जो कि हर एक पर्टिकुलर यूनिट को एक्सप्रेस कर सकता है, राइट? रुपीज पर केजी, रुपीज पर लीटर, ये देखो अलग अलग डिनोमिनेशंस में हम देख रहे हैं। तो ये अलग अलग डिनोमिनेशंस, आई मीन टू से अलग अलग जो मेजर्स हैं उनमें हम अपने मनी को यूज कर सकते हैं, या उनमें हम अपने मनी को एक कॉमन डिनोमिनेशन के थ्रू देख सकते हैं। ओके, so the values of goods can be expressed in terms of money. It is a common medium through which we can calculate the value of each and every good. In barter system, the lack of common denominator for measuring values of goods was a major drawback. ये चीज़ एक मेजर ड्रॉबैक थी ना हमारे बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम में समझ ही नहीं आता था कि अगर अलग अलग डिनोमिनेशन के गुड्स को हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो हम दोनों को एक पर्टिकुलर वैल्यू में कैसे एक्सप्रेस करें, राइट? कितना किसके बराबर है हम नहीं समझ पाते थे। लेकिन जो मनी है उसमें हम देख सकते हैं कि हर एक पर्टिकुलर जो मेजर्स होते हैं, हर एक पर्टिकुलर जो डिनोमिनेशंस होते हैं, यूनिट्स होते हैं, उसे हम एक सिंगल मनी में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? तो ये एक देखो उसका जो ड्रॉबैक था, लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू या फिर लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, उसे जो हमारा मनी है उसने ओवरकम किया। ठीक है, फिर आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हो, राइट? मनी अगर आज मेरे पास में 10,000 रुपीज है तो इन फ्यूचर भी वो 10,000 रुपीज ही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि वो 9,000 हो जाएगा कि भाई रखा रखा मैं तो डिप्रिसिएट हो गया हूँ अब कुछ नहीं भैया, ऐसा नहीं होता ना। मनी जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज नहीं होगी, वो एज इट इज ही रहेगी। आप कहीं भी कितने भी साल बाद देख लो उसे, ठीक है? तो आप जो मनी है उसे स्टोर कर कर भी
रख सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं होता था जब हमने बार्टर सिस्टम यूज करते थे, राइट। जब बार्टर सिस्टम पढ़ा था तब हमने देखा था कि बार्टर सिस्टम में जो है हम जो वैल्यू है उसे स्टोर कर नहीं रख सकते, लेकिन मनी में जो है हम इस वैल्यू को स्टोर कर इजीली रख सकते हैं। So this function explains the importance of money as value storage. Okay, it implies that wealth in the form of money can be stored easily as a medium of exchange for future use. For example, money can be stored in banks for meeting emergency and future needs. ठीक है, तो देखो वही हुआ कि आप स्टोर करके रख सकते हो मनी को, ठीक है। अब इस चीज को मैं वापस डबल से नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज डबल से बोलने का ज़्यादा कोई सेंस तो है नहीं, उस इंग्लिश में लिखे हुए को मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में बोलूँ। इससे अच्छा है कि मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है कि क्या होता है स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब, ठीक है। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट से क्या मतलब समझ में आता है हमें कि क्रेडिट पर जो कोई भी एक हमारा ट्रांजेक्शन है वो हो सके, राइट, कि आप इन फ्यूचर जो है अमाउंट पे कर सको, उसे हम डिफर्ड पेमेंट बोलते हैं। तो जो मनी है उसमें हम देख सकते हैं कि ये है एक स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। यहाँ पर हम फ्यूचर पेमेंट्स देख सकते हैं, हम फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें आज के आज ही करना पड़ेगा, बिकॉज ज़रूरी क्यों नहीं, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, मनी की वैल्यू डिटोरिएट नहीं होगी, ठीक है। वो जितना अमाउंट में है वो उतना ही रहेगा आपके पास में, तो आप मनी को यूज़ कर सकते हो एज एन डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। सो पेमेंट्स कैन ईजिली बी मेड through the medium of money. In other words, it is very difficult to pay back a loan in terms of goods and services. बिल्कुल सही बात है। अगर लोन लिया है तो लोन एक काइंड ऑफ डिफर्ड पेमेंट ही होता है कि आज आप हमें मनी दे दो, हम इन फ्यूचर आपको रिटर्न करते रहेंगे। तो अगर लोन लिया है तो उसे रीपे आप गुड्स एंड सर्विसेज के जो गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू थोड़ी ना कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है। तो मनी के थ्रू आप ये जो रीपेमेंट है वो इजीली कर सकते हो। However, the advent of money, the payments of loans or interest can easily be made. ठीक है, सो ये थे क्या हमारे फंक्शंस ऑफ योर मनी, जो मेन फंक्शंस है मनी के। वो अभी भी इसका जो एक पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन है वो बचा है, वो क्या है कि कैसे हमारे मनी ने जो बार्टर सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स थी उन्हें ओवरकम किया, ठीक है। तो बस यही सारे पॉइंट्स जो है इन्हें हम वापस लेने वाले हैं, बस थोड़ा सा हम अंदर का मैटर चेंज करेंगे। बाकी तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही गया है, और अभी वापस रिवाइज भी हो गया कि मनी में क्या क्या होता है, बार्टर सिस्टम में क्या क्या होता है। दोनों को मिक्स करके हमें अपना जो नेक्स्ट वाला आंसर है, इसी सेकेंड क्वेश्चन का जो सेकेंड वाला आंसर क्वेश्चन था उसका आंसर करना है, ओके। मनी ओवरकम्स द शॉर्टकमिंग ऑफ बार्टर सिस्टम इन द फॉलोइंग मैनर। देखो ये सारी चीज़ें ना हम पढ़ ली हैं, जो अपने चारों पॉइंट्स है वही चारों पॉइंट्स यहाँ पर वापस आने वाले हैं। एक बार हम इसे देख लेते हैं, वैसे तो आप लोगों को ये सब कुछ पता ही होगा, ठीक। सो मनी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, राइट। ये एक जो मेन प्रॉब्लम है जो कि एक बार्टर सिस्टम में फेस करनी पड़ती थी, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। डबल कोइंसिडेंस अगर होगा वॉन्ट का तो ही एक ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो सकता है, राइट। लेकिन अब जब मनी आया तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू या एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रोल में क्या का रोल जो है वो प्ले करता है, राइट। तो यहाँ पर जो मनी है मनी ने सॉल्व की ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो सेल करना है, आपको जो परचेज करना है, आप इनडायरेक्टली कर सकते हो, मतलब कि जो इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, सॉरी। सो आपका जो सेलिंग और परचेजिंग के जो एक्ट्स हैं वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे पर बेस्ड नहीं है, ओके। So for example, if a person needs wheat in exchange of tea, then she must search for a person who is ready to trade wheat for tea. Money made the need for such searches
रिडल्टेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर वीट और टी का कोई हमें एक्सचेंज करना है तो वैसा ही एक पर्सन चाहिए जो वीट और टी को एक्सचेंज कर सके। लेकिन जब मनी आया तो मनी के लिए ये चीज चाहिए ही नहीं भाई। आपको वीट परचेज करना तो आप वीट परचेज कर लो, बिना ये सोचे कि आपके पास में टी है या क्या है। आप मनी दो, आपको वीट मिल जाएगा। आपको टी परचेज करना है, आप टी परचेज कर लो, आप मनी दो, आपको टी मिल जाएगी। ओके, सो अब जो हमारा सेकेंड वाला पॉइंट है, इन अ बार्टर सिस्टम इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ वन गुड in terms of another. For example, it is difficult to calculate the value of a cow in terms of wheat. बिल्कुल सही भाई, काऊ और वीट के बीच का जो रिलेशन है या उनके बीच का जो मेजरमेंट है वो हम नहीं कर सकते ना। एक काऊ के लिए कितने केजी ऑफ वीट चाहिए, वी डोंट नो। कैसे हम बोलेंगे कितने केजी ऑफ वीट में एक काऊ आ जाएगी? कुछ तो प्राइस पता होना चाहिए कि अच्छा एक काऊ जो है वो उसका प्राइस ये होगा, वीट का 1 केजी का प्राइस ये होगा। ये अगर कुछ पता होगा तभी तो हम बता सकते हैं कि कितना होगा, राइट। और जब बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तब प्राइस का तो कोई मतलब ही नहीं था, तब मनी हुआ ही नहीं करता था, तो प्राइस जैसी चीज जो थी वो कोई जानता ही नहीं था, राइट। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी, या ये बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क था। कौन सा? मेजर ऑफ वैल्यू। तो जो मनी है उसने ये जो पर्टिकुलर डिफिकल्टी थी मेजर ऑफ वैल्यू वाली, ये ओवरकम की, जो कि बार्टर सिस्टम में थी और मनी में नहीं है अब, ठीक है। सो अब जो थर्ड पॉइंट है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर गुड्स, राइट, स्पेशली perished goods, fruits, meat, etc. for the purpose of value storage. Money serves this purpose. अब यहाँ पर जो है हम गुड्स को स्टोर भी नहीं कर सकते, राइट। तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू वाला जो हमारा कंसेप्ट है वो यहाँ पे आया कि आप जो है ज्यादा लंबे टाइम तक या कम टाइम में भी जो गुड्स हैं उन्हें स्टोर करके नहीं रख सकते हो, बिकॉज उनकी जो वैल्यू है वो डिटोरिएट हो जाएगी। लेकिन जब मनी है तो मनी में ऐसा कोई भी पर्टिकुलर चीज नहीं कि आप स्टोर नहीं कर सकते। मनी में आप इजीली जो है वो स्टोर कर सकते हो उसकी वैल्यू को, दैट इज मनी को स्टोर कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर आता है हमारा फोर्थ वाला, द कॉन्ट्रैक्चुअल और फ्यूचर पेमेंट्स आर मच डिफिकल्ट टू बी मेड इन बार्टर सिस्टम। यहाँ पे तो बोल रहा है मच डिफिकल्ट, आई शुड से इट इज लाइक पॉसिबल टू रेयर केसेस कि आपका जो ये फ्यूचर पेमेंट्स है वो हो पाए बार्टर सिस्टम में। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट्स हम एक्सेप्ट कर पाएँ। लेकिन मनी में जो है हम अपने जो फ्यूचर पेमेंट्स है उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो हमारा जो है एक काइंड ऑफ एडवांटेज है ओवर बार्टर सिस्टम। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस could not be paid in terms of rice or chairs, right? अब भाई कोई काम कर रहा है तो उसको आप राइस या चेयर या कोई भी एक कमोडिटी थोड़ी ना दोगे। कोई काम कर रहा है आपके पास में इस मोटिव से कि उसे क्या हो, इनकम जनरेट हो। अब बार्टर सिस्टम का अगर हम बात करें तो उस टाइम पे इनकम का मतलब यही हो गया गुड्स और सर्विसेज देना, क्योंकि मनी तो होती नहीं थी। तो किसी ने काम किया है, आप उसको सिर्फ राइस दे दो तो क्या उससे उसका काम चलेगा? नहीं भाई, सिर्फ राइस खाकर थोड़ी ना कोई काम चलने वाला है। मतलब कि एक पर्सन सिर्फ राइस थोड़ी ना खा सकता है, राइस के साथ में उन्हें दाल भी चाहिए, उन्हें चपाती भी चाहिए होगी, तो सब कुछ चाहिए। ऐसे सिर्फ एक कमोडिटी से काम नहीं चलेगा। चलो राइस तो हो गई खाने वाली चीज, एक बार हमने काम चला भी लिया, अगर उसकी जगह पे हमने और कुछ दे दिया, जैसे कि चेयर्स लिखा है यहाँ पे, तो अगर चेयर्स दे दोगे तो चेयर्स का वो क्या करेगा, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये जो 4 हमारे पॉइंट्स थे, इन 4 पॉइंट्स में हमने देखा कि कैसे जो हमारा मनी है उसने ओवरकम किया बार्टर सिस्टम के जो भी शॉर्ट कमिंग्स थे। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी होंगे, कोई भी डाउट्स नहीं होगा कि वाई मनी इज बेटर देन योर बार्टर सिस्टम। ओके, सो ये हमारा अब कंप्लीट होता है सेकेंड वाला क्वेश्चन, जिसमें कि हमने 2 क्वेश्चंस के आंसर दिए कि क्या मेन फंक्शंस है मनी के, और बार्टर सिस्टम के जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उन्हें कैसे ओवरकम किया मनी ने। ओके, आई होप कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। फिर आता है व्हाट इज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, हाउ इज इट रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम।
देखो हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, वो पूरे चैप्टर की आई शुड से दिस इज अ समरी। यहाँ पर ना हमसे हर एक काइंड के क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसमें कि पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। नाउ व्हाट इज द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने, डिमांड फॉर मनी, राइट। आई होप कि आप लोगों को याद होगा। मनी की डिमांड क्यों की जाती है, किन रीजन से की जाती है, तो 3 रीजंस थे। क्या क्या थे वो? ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव। ठीक है, तो जो हमने ट्रांजैक्शन मोटिव में पढ़ा था वही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होने वाला है कि हम जो है ट्रांजैक्शन के पर्पस से मनी को क्यों डिमांड कर रहे हैं, ये बताओ, राइट। फिर आता है कौन सा हमारा? प्रिकॉशनरी मोटिव। तो उसमें क्या होता था स्टूडेंट्स? प्रिकॉशनरी मोटिव में एक पर्सन जो है वो मनी की डिमांड कर रहा है, किस रीजन से? कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए। प्रिकॉशंस लेने के लिए इन दी सेंस कि कभी कुछ अगर अनसीन अनफोर्सीन कंटिजेंसीज हो जाएं तो उस चीज के साथ में कोप अप करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट या कुछ ना कुछ मनी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए वो सेव करके रखते हैं थोड़ा बहुत कि अगर कभी यूज आए या कभी अगर जरूरत पड़े तो वो उसे यूज कर सके। स्पेक्युलेटिव मोटिव में क्या देखा था? तो उसमें हमने समझा था कि फ्यूचर में स्पेक्यूलेशन करना, फ्यूचर से रिलेटेड, मतलब कि अजम्पशन करना कि फ्यूचर में ये होगा वो होगा, फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होंगे प्राइसेस डिक्रीज होंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप आज की डेट में जो मनी है उसे डिमांड कर रहे हो। ओके, सो आई होप कि प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव आप लोगों को क्लियर है ऑलरेडी और अभी अच्छे से याद भी आ गए कि उसमें क्या होता है। अब ट्रांजैक्शन मोटिव जो है वो तो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ही लिखना है, तो मैंने मतलब उसे वापस यहाँ पर नहीं बोला बिकॉज अभी आंसर देखेंगे तब वो देखना तो है ही, राइट। सो ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है या ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या होती है? सो इट रेफर्स टू डिमांड फॉर मनी फॉर कंडक्टिंग डे टू डे ट्रांजैक्शंस। जो दिन भर के ट्रांजैक्शंस हैं, जो हर रोज जो ट्रांजैक्शंस करते हैं हम मनी से रिलेटेड, जिसमें मनी को एक्सचेंज किया जाता है, वो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो है हमारी ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड फॉर मनी या फिर ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ओके, this motive can be looked at from the perspective of consumers who want income to meet their household expenditure, income motive, and from the perspective of businessmen who require money to carry on their business activities. Okay, जो ट्रांजैक्शन मोटिव है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाउस होल्ड्स या सिर्फ बिजनेसमैन मेंटेन करते हो, नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई हाउस होल्ड्स को भी चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए मनी और बिजनेसमैन को भी चाहिए। हाउस होल्ड्स को चाहिए रोज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो खर्चा होता ही है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई? मनी चाहिए, बिकॉज बिना मनी के कोई भी पर्टिकुलर एक्सचेंज तो होने से रहा। फिर उसके बाद में जो बिजनेसमैन है उनके भी छोटे मोटे जो हैं ये ट्रांजैक्शंस चलते ही रहते हैं, कभी किसी को पे किया, कभी किसी से लिया, कभी कुछ कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, इतना सारा काम है तो वो ट्रांजैक्शन तो हो ही जाता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो छोटे छोटे जो काम है, इन्हें कंप्लीट करने के लिए हम डिमांड करते हैं मनी की। ओके, सो ट्रांजैक्शन मोटिव जो है वो बहुत ही बेसिक सा मोटिव है एंड एवरीवन, हर एक पर्सन जो है वो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी करता ही है। अगर बहुत पुअर से पुअर पे भी जाओगे तो वो भी डिमांड करेंगे मनी को ट्रांजैक्शन पर्पस से, ताकि वो कुछ तो ट्रांजैक्शन कर पाए, कुछ ना कुछ तो नीड्स होती हैं वो पूरी करने के लिए वो हमें ये पर्टिकुलर जो मनी है उसे एक्सचेंज करना पड़ता है। ओके, सो द ट्रांजैक्शन मोटिव रिलेट्स टू डिमांड to meet the current transactions of individual and business units. Okay, the income which a person gets is not continuous whereas expenditure is continuous. बिल्कुल, इनकम कब मिलती है? इनकम मिलेगी भाई अगर कोई भी एक कोई भी एक सैलरीड एम्प्लॉयड है तो उसे मिलेगी मंथ एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ की जस्ट स्टार्टिंग में, है ना। तो ये जो है इनकम तो एक ही दिन मिली, लेकिन पूरे मंथ जो है उस पर्टिकुलर इनकम को चलाना है, उस पर्टिकुलर इनकम से सारे एक्सपेंसेस हमें इस पूरे मंथ के कंप्लीट करना है, पूरा खर्चा उठाना है, राइट। तो देखो एक्सपेंडिचर जो है वो तो होते जा रहे हैं, लेकिन इनकम जो है वो रोज रोज नहीं मिलती है, तो उस इनकम को हमें सेव करके रखना पड़ता है ताकि ये जो पूरा मंथ है वो अच्छे से
स्मूथली जो है हमारा कट सके या निकल जाए। ओके, सो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए इसलिए जो है हमें अपना जो मनी है उसकी हम डिमांड करते हैं। ठीक है, सो टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिसीट ऑफ इनकम एंड इट्स एक्सपेंडिचर पीपल होल्ड कैश। ठीक है, वही चीज जो मैंने आप लोगों को बोली कि हम लोग जो हैं वो मनी को सेव करके रखते हैं ताकि पूरे मंथ जो है उसे इजीली चला सके, उससे इजीली अपना जो पूरा मंथ है वो कंप्लीट कर सके। ओके, सो आई होप कि ये जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है यह आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी कि ट्रांजैक्शन मोटिव से हम मनी को कब डिमांड कर रहे हैं और क्यों डिमांड करते हैं, ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। ओके, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। What are the alternative definitions of money supply in India? मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? तो मनी सप्लाई का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि पब्लिक के साथ में हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मनी सप्लाई की अल्टरनेटिव जो हमारी डेफिनेशंस है वो क्या है? देखो, ये जो पर्टिकुलर जब भी आपसे मनी सप्लाई का पूछे ना तो एक चीज तो याद कर ही लिया करो कि मनी सप्लाई में हमने क्या क्या पढ़ा था कि 4 हमारे मेजर्स हैं, M1, M2, M3, M4। अब ये जो चारों हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारी सारी जो डेफिनेशन ही है वो कि M1 एक काइंड ऑफ डेफिनेशन हो गई कि M1 के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई ये होता है, M2 के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई ये होता है, M3 के अकॉर्डिंग ये होता है, M4 के अकॉर्डिंग ये होता है, राइट। तो जब आपसे पूछा गया कि क्या क्या डिफरेंट अल्टरनेटिव डेफिनेशंस है मनी सप्लाई की, तो आप क्या आंसर करोगे? M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, अब डायरेक्टली M1, M2 से मत चालू हो जाना, पहले जो मनी सप्लाई है उसकी जो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन जो कि मैंने आप लोगों को समझाई है, जो कि मैंने आप लोगों को बताई है, वो लिखना है। क्या होती है वो डेफिनेशन कि मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब होता है वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि पूरी जो हमारी पब्लिक है, ठीक है, उनके पास में हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब कि आपका जो मार्केट है उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना मनी है उसे हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई बोलते हैं। ओके, सो मनी सप्लाई रिफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by public at a particular point of time in an economy। ओके, क्या है हमारा मनी सप्लाई? वो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है जो कि पब्लिक के साथ में है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो रहा है कि ये कौन सा कंसेप्ट है? तो ये हमारा स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट एंड फ्लो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आई होप कि आप लोगों को याद है। यहाँ पर स्टॉक कंसेप्ट बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ये टर्म इसीलिए यूज किया कि अगर आप लोग भूल गए हो तो आप लोगों को वापस याद आ जाए और अच्छे से याद हो भी जाए। स्टॉक कंसेप्ट में, स्टॉक में हम क्या पढ़ते हैं? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फ्लो में हम क्या पढ़ते हैं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो आपका मनी सप्लाई है वो हम मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये क्या है? ये है एक हमारा स्टॉक कंसेप्ट। ओके, सो अब इसकी जो अल्टरनेटिव डेफिनेशंस है वो क्या है? M1, M2, M3 एंड M4। इसमें हमें पता है कि जो M1 होता है वो मोस्ट लिक्विड हमारा क्या होता है? मनी सप्लाई होता है, राइट, या मोस्ट लिक्विड मेजर होता है। फिर जैसे जैसे हम M2, M3 एंड M4 पर आते हैं ये लिक्विडिटी डिक्रीज होते जाती है, एंड M4 इज द लीस्ट लिक्विड मेजर ऑफ योर मनी, राइट, या फिर लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। ओके, सो M1 में हम एकदम लिक्विड असेट्स को देखने वाले हैं कि जैसे ही जब हम चाहें तब उस पर्टिकुलर को हम अपने कैश में कन्वर्ट कर सकें। ओके, सो M1 इज इक्वल्स टू करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। जो पब्लिक के पास में करेंसी और कॉइन है वो एकदम लिक्विड है, ठीक है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? तो डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि ऑन डिमांड हम विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। आज मेरा अगर कोई भी डिमांड डिपॉजिट है तो मैं ऑन डिमांड जो है उसे क्या कर सकती हूँ? विड्रॉ कर सकती हूँ, जितना भी अमाउंट मेरे अकाउंट में हो, राइट। तो एकदम लिक्विड है कि जब मैंने चाहा वो अमाउंट मैंने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। प्लस
अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब आरबीआई जो है उनके साथ में भी डिपॉजिट्स रहते हैं, उनके साथ में कैसे डिपॉजिट्स रहते हैं, तो उनके साथ में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो डिपॉजिट्स हैं वो रहेंगे, गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स रहेंगे, ये जो हमारी डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स हैं उनके डिपॉजिट्स रहेंगे। तो इनके डिपॉजिट्स भी आरबीआई के साथ में है, तो उसमें भी जो एकदम लिक्विड फॉर्म वाले डिपॉजिट्स होंगे वो इसमें आने वाले हैं। ओके, सो M1 बेसिकली हो गया हमारा करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ओके, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि M1 M2 M3 M4 पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी इन द सेंस याद रखना जरूरी है। ठीक है, अंदर इनके अंदर लिखने का मैटर तो आप लोगों के पास में बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं, ये याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे तो अगर हम देखें तो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई है, इसे आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर ज्यादा वेटेज का आपका आंसर आ जाए तो आपको क्या करना है, इन्हें भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आना है। ओके, फिर आता है M2। M2 जो है वो M1 से क्या हो गया, थोड़ा ब्रॉडर हो गया। ओके, सो M2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ओके, M2 क्या हो जाता है भाई, ये M1 में जो भी है इन सब में और क्या ऐड कर दो आप, इन सब में आप ऐड कर दो सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। ओके, ये थोड़ा सा कम लिक्विड होता है हमारे M1 के कंपैरिजन में। वैसे तो हम बोलते हैं कि M1 और M2 जो है वो हमारी लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई है, और जो M3 और M4 है वो क्या है, वो हमारे नॉन लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई है। ठीक है, उनमें हम लिक्विडिटी बहुत कम देखते हैं। ठीक है, फिर आता है M3। तो M3 क्या है भाई, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। ये नेट टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है भाई, टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है ये पता होना चाहिए, राइट। सो टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ऐसे डिपॉजिट्स जो कि बिफोर मैच्योरिटी आप विड्रॉ नहीं कर सकते, उसमें एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है, उतना टाइम पीरियड जो है तब तक आप अपना जो डिपॉजिट है उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये कम लिक्विड हुआ ना। आज मान लो मेरा कोई भी एक काइंड ऑफ टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट है बैंक के साथ में, उसमें मेरे 10,000 रुपीज हैं, तो वो 10,000 रुपीज को जब मैं चाहूँ तब उसे मैं लिक्विड या फिर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ, राइट। मैं उसे विड्रॉ नहीं कर सकती बिकॉज वो एक फिक्स डिपॉजिट है, उसकी मेच्योरिटी के बाद में ही मैं वो जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकती हूँ। तो जो हमारा M3 है उसमें हम देखेंगे कि M3 जो है वो हमारा लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई नहीं है। ठीक है, फिर आता है M4। तो M4 क्या है भाई, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। देखो यहाँ पर जो M2 था इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेविंग डिपॉजिट्स लेते हैं, लेकिन M4 में हम क्या ले रहे हैं, M4 में हम टोटल डिपॉजिट्स ले रहे हैं, सेविंग भी ले रहे हैं और जो बाकी के जितने भी डिपॉजिट होते हैं हमारी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में वो सारे इंक्लूडेड हैं। इसमें हमारे नॉन लिक्विड फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स भी होते हैं। ठीक है, सो M4 में हम M3 प्लस ये करने वाले हैं। ओके, इसमें एक्सक्लूडिंग NSC होता है। NSC क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई है जब हम लोगों ने मनी सप्लाई पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी तक मनी सप्लाई, तो पहले जाके मनी सप्लाई पढ़ो, फिर आके ये जो NCERT सॉल्यूशंस है ये कंप्लीट करना। जो NCERT सॉल्यूशंस है वो एट द एंड ऑफ योर चैप्टर आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बिकॉज देखो ऑब्वियसली चीज है वो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के आंसर कैसे करोगे अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है तो आपको NCERT सॉल्यूशंस के पहले क्या करना है, सारे जो आपके कंसेप्ट है एक चैप्टर के वो कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ मनी सप्लाई। आई होप कि ये जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं आप लोगों को क्लियर होंगी। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये इन चीज़ों को याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो चारों हमारे डेफिनेशंस है या ये जो चारों हमारी इक्वेशंस है ये याद करना ज़रूरी है। ठीक है, इन्हें एज इट इज़ हमें लर्न करना ही पड़ेगा, और ऐसा है कि इनमें हम कुछ शॉर्टकट भी नहीं लगा सकते। और देखो अच्छे से याद करो इसे, जैसे कि M2 में हम M1 में प्लस कर रहे हैं,
M3 में भी हम M1 में प्लस कर रहे हैं, लेकिन M4 में हम M3 में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना, ये जो M1 M2 का एडिशन कर रहा हो ये भी ध्यान रखना, नहीं तो हो जाए क्या कि आप M2 में M1 को ऐड कर दो और M3 में भी M2 को ऐड कर दो, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। तो एक एक पर्टिकुलर पॉइंट को, एक एक पर्टिकुलर टर्म को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज अ लीगल टेंडर, व्हाट इज फिएट मनी। लीगल टेंडर क्या होता है और एक फिएट मनी क्या होता है। देखो ऐसे तो अगर मैं बोलूं तो दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। कैसे डिफरेंट है, देखो लीगल टेंडर वो हो गया जो कि लीगली एक्सेप्टेबल हो एक्सचेंज करने के लिए, ओके, जो कि लीगली एक्सेप्टेबल हो, जैसे कि चेक्स वगैरह हैं तो वो लीगली एक्सेप्टेबल है, राइट, उन्हें आप यूज कर सकते हो एक्सचेंज के लिए। लेकिन लाइक लीगल टेंडर तो हो गया, लेकिन अब फिएट मनी क्या होता है, तो फिएट मनी वो टाइप ऑफ मनी है जो कि बाय गवर्नमेंट ऑर्डर वो मनी है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि जो कॉइन्स एंड करेंसीज हैं वो क्या है, मनी है, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही कि चेक मनी है, ठीक है। तो वो जो चेक है वो एक फिएट मनी नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि ये जो आपका जो चेक है वो फिएट मनी है, गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि जो चेक है वो आपका मनी है इसलिए वो फिएट मनी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चेक है वो क्या है, वो है एक लीगल टेंडर, बिकॉज आप चेक को यूज कर सकते हो कहीं पर भी कुछ भी पेमेंट करने के लिए, या चेक को रिसीव भी कर सकते हो फॉर योर पेमेंट्स, राइट। तो वो एक लीगल टेंडर है, उसे लीगली एक्सेप्टेबल है वो, इसलिए उसे हम लीगल टेंडर बोलेंगे। ओके, बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस को समझना जरूरी भी है। और ऐसा लगता है सबको कि क्या इसमें कौन सी खास डिफरेंस हो गया है, क्या है, चेक भी तो फिएट मनी हो गया, तो चेक हम फिएट मनी नहीं बोलेंगे। फिएट मनी तो हम सिर्फ किसे बोलेंगे, करेंसी एंड कॉइन्स को। अगर कोई भी एक पर्सन जो है वो मना कर दे चेक को लेने से, ठीक है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपको कैश देना पड़ेगा। ओके, एंड गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोलेगी इस पर्टिकुलर चीज पे कि उन्होंने चेक क्यों नहीं रिसीव किया। भाई चेक नहीं रिसीव किया उनकी चॉइस थी, अगर वो कैश रिसीव करने से मना कर दे तो वो बात अलग है, लेकिन चेक रिसीव नहीं कर रहा तो आपको कैश पे करना पड़ेगा। लेकिन चेक लीगली जो है उसे आप यूज कर सकते हो, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, लीगल टेंडर बोल रहे हैं, ठीक है। सो अब इसका एक एग्जाम्पल इसकी एक डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं। So legal tender refers to the currency notes and coins being issued by the Monetary Authority of India, RBI and government as a legal medium of payment, ठीक है, legal medium of payment है ये। And fiat money derives its value only because of government order. The currency becomes fiat money when the government declares it to be the legal tender, ठीक है। This is not backed by reserve but by faith or trust. This money does not have intrinsic value, that is the real value is not equivalent to the face value printed on the notes and coins, ठीक है। लीगल टेंडर में हम क्या देख रहे हैं, लीगल टेंडर में हम ये देख रहे हैं कि वो सारा मनी, वो सारा फॉर्म ऑफ मनी या करेंसी नोट्स जो कि इशू किसने किए, इशू किए मॉनेटरी अथॉरिटीज ने, और कैसे, लीगल मीडियम ऑफ पेमेंट के थ्रू, ठीक है। मतलब कि उन्हें बोला है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो है ये लीगल मीडियम है पेमेंट के। ओके, आप इन सारी जो पर्टिकुलर आइटम्स हैं या ये जो पर्टिकुलर एक्सचेंजेस हैं आप इन्हें यूज कर सकते हो एज अ लीगल मीडियम। लेकिन फिएट मनी में हम क्या देख रहे हैं, फिएट मनी सिर्फ और सिर्फ वो मनी है जिसकी वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट ऑर्डर के कारण चल रही है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि ये पर्टिकुलर आइटम या ये पर्टिकुलर चीज जो है वो मनी है, वो एज अ मनी जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं हम उसे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फिएट मनी, ठीक है। जब भी एक जो हमारी गवर्नमेंट है वो अगर किसी भी फॉर्म ऑफ करेंसी को अगर फिएट मनी में कन्वर्ट कर रही है तो इसका मतलब कि उन्होंने इसे एज अ लीगल टेंडर जो है
वो डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। सो फिएट मनी एंड लीगल टेंडर में जो डिफरेंस है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि क्या है। देखो बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस है। फिएट मनी इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ऑर्डर चलेगा, एंड लीगल टेंडर में गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों का ऑर्डर चलेगा, ठीक है। तो लीगल टेंडर में ऐसा गवर्नमेंट नहीं बोल सकती कि नहीं हम तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे आरबीआई की, ऐसा नहीं होता है। आरबीआई एंड गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को या किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी को लीगल टेंडर डिक्लेयर करती है, और जो फिएट मनी है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का होता है। ओके, सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर डिफरेंस है या जो पर्टिकुलर मीनिंग है दोनों का, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। अब हाई पावर्ड मनी क्या होता है भाई, ये समझते हैं। वैसे हाई पावर्ड मनी हम लोगों ने अपने पूरे डिस्कशन में नहीं देखा था, हम पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ा। देखो यही तो चीज़ होती है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, कि जो हमारे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ ऐसे हो जाते हैं जो पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ा है लेकिन वो क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इन्हें कवर कर लेना अच्छा होता है कि भाई आपने कंसेप्ट तो नहीं दिया, क्वेश्चन में पूछा है तो उसी से समझ लेते हैं कि होता क्या है। सो हाई पावर्ड मनी क्या होता है। हाई पावर्ड मनी इज टोटल लायबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द country. This is also called the monetary base and is created by RBI. High powered money includes currency, notes and coins, deposit with government and reserves of commercial bank with RBI. ओके, सो हाई पावर्ड मनी क्या है भाई। हाई पावर्ड मनी है मॉनेटरी अथॉरिटी की टोटल लायबिलिटी। मतलब कि ये समझ लो कि आपका जो आरबीआई है उन्होंने अगर नोट्स करेंसीज प्रिंट किए हैं तो उसके पीछे ऐसे नहीं कि उन्होंने ऐसे ही प्रिंट कर दिए, रिजर्व रखे जाते हैं स्टूडेंट्स, रिजर्व होते हैं कुछ, और वो जितने रिजर्व होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है करेंसीज जो बनाई जाती है, ठीक है। तो वो जो रिजर्व रखे गए हैं वो क्या है, वो एक काइंड ऑफ लायबिलिटी हो गई। ओके, उसके बाद में आरबीआई के साथ में अगर कोई भी कमर्शियल बैंक ने उनके डिपॉजिट रखे तो वो किसके लिए लायबिलिटी हुई, आरबीआई के लिए लायबिलिटी हुई, राइट। एंड जो हमारी गवर्नमेंट ने डिपॉजिट करके रखा है आरबीआई के साथ में वो भी तो आरबीआई की लायबिलिटी ही होगी, राइट। तो जो हमारा हाई पावर्ड मनी है वो क्या बता रहा है, वो टोटल लायबिलिटी बता रहा है कि इतनी पूरी लायबिलिटी है आपकी एक मॉनेटरी अथॉरिटी की, आपकी जो आरबीआई है उनकी जो पूरी लायबिलिटी है, जो टोटल लायबिलिटी है वो कितनी है, ये हमें अपना हाई पावर्ड मनी बताता है। ओके, सो हाई पावर्ड मनी के कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखे क्या क्या है, ये है करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स, डिपॉजिट्स विद गवर्नमेंट एंड रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई, ठीक है। मतलब कि आरबीआई के साथ में डिपॉजिट किसने रखा, गवर्नमेंट ने रखा, जो हमारी कमर्शियल बैंक है उन्होंने अपने रिजर्व रखे, और जो आरबीआई है उन्होंने नोट्स एंड करेंसीज जो हैं वो प्रिंट किए। तो ये सारे मिलके क्या बन गए, हमारी हाई पावर्ड मनी बन गई, ठीक है। सो हाई पावर्ड मनी की जो आपकी जो एक इक्वेशन होती है वो याद कर लीजिए, दैट इज व्हाट, H इज इक्वल्स टू C प्लस R। अब ये H, C और R क्या होते हैं, सो H इज हाई पावर्ड मनी, C इज करेंसी एंड R इज कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। हाई पावर्ड मनी हम समझ गए, सी से हम समझ गए भाई कि ये है हमारी करेंसी, और आर क्या हो गई, कमर्शियल बैंक्स का कैश रिजर्व्स हो गई, ठीक है। ये जो डिपॉजिट्स विद द गवर्नमेंट है ये भी हम इस करेंसी में ही देख लो कि जो गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं ये करेंसी से ही है, तो वो उसी में हमने क्या कर दिया, उसे इंक्लूड कर दिया। ओके, सो हाई पावर्ड मनी, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा ट्रिकी इसका कंसेप्ट है नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट था। सो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे, प्राइमरी फंक्शंस पढ़े थे, सेकेंडरी फंक्शंस पढ़े थे, राइट। अब वो सारे जो फंक्शंस हैं वो आपको क्या करना है, इसमें एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, डिपेंड्स कि कितना बड़ा आपका क्या आपका वेटेज है क्वेश्चन का, आप उसके अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस लिखना। अगर 2-3 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है तो आप ऐसा नहीं है कि 6-7 फंक्शंस लिख रहे हो, आप मैक्सिमम
4 to 5 फंक्शंस लिख दो, काफ़ी है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द वेटेज ऑफ योर मार्क्स आप लोगों को फंक्शंस लिखने हैं, ठीक है। तो अब मैं तो आप लोगों को सारे फंक्शंस जो है कमर्शियल बैंक के वो वापस पढ़ा देती हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा एंड आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। जब एक चीज़ को हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें वो चीज़ें याद भी हो जाती हैं। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे और ना ही होने वाले हो। देखो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें टाइम लगता है पूरा पढ़ाने में। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन पर हमने इंडिविजुअली एक एक वीडियो बनाया है, तो वो एक एक वीडियो की लेंथ आप लोगों को पता है कि कुछ 20 to 25 मिनट्स की होगी। अगर वो सारे क्वेश्चंस एक साथ में पूछ लिए हैं, मतलब कि जितने कंसेप्ट हमने पढ़े हैं अभी तक उन सारे कंसेप्ट को हम एक साथ में एक वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होनी ही है, राइट। सो आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे और ये नहीं बोलोगे कि मैम थोड़ा जल्दी ख़त्म किया करो, बिकॉज टाइम लग जाता है, ठीक है। सो एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस हैं? So commercial bank performs various functions that are as follows. Accepting deposits, very basic function, हमें पता है कि commercial bank जो है वो deposits को accept करती हैं, right? The basic function of commercial bank is to accept deposit of the customers. अब इसमें हमने पढ़ा था कि 3 kinds of deposits होते हैं, 3 kinds of account होते हैं, right? कौन कौन से? Saving accounts, fixed deposit accounts and current deposits accounts, ठीक है। ये 3 kind of क्या है हमारे टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। सेविंग अकाउंट्स क्या है? सो सेविंग अकाउंट्स केटर टू द नीड्स ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु विश टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट सेव। जो सेविंग अकाउंट होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो है हमें इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट आपके फिक्स्ड अकाउंट और करेंट अकाउंट का मिक्सअप होता है, राइट। फिक्स्ड अकाउंट जैसे उसमें थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, सॉरी फिक्स्ड अकाउंट जैसे उसमें इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। करेंट अकाउंट जैसे उसे आप क्या कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो जब भी आप चाहो। लेकिन करेंट अकाउंट के कंपैरिजन में सेविंग अकाउंट में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं रिगार्डिंग दी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। फिर आता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट, नेम से समझ में आ रहा है, जो डिपॉजिट फिक्स्ड है, राइट। वहां पर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए हमारा एक डिपॉजिट होता है जो कि एक जब भी उसकी मेच्योरिटी होती है उसके पहले हम उसे विड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए फिक्स्ड हो चुका है, तो वो जो पर्टिकुलर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है उसमें हम विड्रॉल वाली जो पर्टिकुलर फैसिलिटी होती है वो हम नहीं एक्सरसाइज कर सकते। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है अच्छे से। इन सब में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अगर किसी में मिलेगा तो वो किस में मिलेगा? आपको फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स में ही मिलने वाला है, ओके। सो एज द नेम सजेस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स इम्प्लाई डिपॉजिट्स आर केप्ट फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है। जैसे नेम है वैसे उसका काम है कि वो जो अकाउंट्स हैं, जो आपके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, उनमें जो मनी है, जो पर्टिकुलर आपका अमाउंट है, वो एक फिक्स्ड पीरियड तक रहता है, ओके। Then comes current deposit accounts. So current deposit accounts are also called demand deposits, as the depositor can withdraw money at any time through checks, ठीक है। करेंट डिपॉजिट अकाउंट को हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं, ये चीज भी हम लोगों ने पढ़ी थी। करेंट डिपॉजिट अकाउंट में हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है एंड करेंट डिपॉजिट अकाउंट में आप कभी भी आपका जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। आप कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस परफॉर्म कर सकते हो एक दिन में, वहां पर कोई भी लिमिट नहीं होती या कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। बस सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में डिफरेंस यहाँ आ रहा है कि करेंट अकाउंट में आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है अपार्ट फ्रॉम अर्निंग इंटरेस्ट। क्या हो रहा है कि करेंट अकाउंट होल्डर्स जो होते हैं उन्हें सर्विस चार्जेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं या पे करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन सेविंग अकाउंट्स में क्या हो रहा है? सेविंग अकाउंट्स में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर रिस्ट्रिक्शंस होती है डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसीज ऑफ योर बैंक, और जो सेविंग अकाउंट होते हैं उनमें हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, ओके। तो ये 3 काइंड्स ऑफ हमारे अकाउंट है जिसमें कि हमारी जो कमर्शियल बैंक होती है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, ठीक है।
फिर आता है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ये हमारा सेकेंड बेसिक या मेन फंक्शन हो जाता है किसका, हमारी जो कमर्शियल बैंक है उनका, कि उन्हें जो डिपॉजिट्स हैं वो तो एक्सेप्ट कर रही हैं लेकिन लोन्स भी ग्रांट करने होते हैं, लोन्स भी देने होते हैं, राइट। So the second most important function of the commercial bank is to give loans and advances, ठीक है। The rate of interest charged by banks on loan is higher than the rate of interest paid by the banks on demand deposit and saving deposits, ठीक है। अब loans जो होते हैं उन पर interest pay करना पड़ता है जो भी लोन ले रहा है। इट मीन्स कि ये जो इंटरेस्ट है वो जो हमारी बैंक से वो चार्ज कर रही है वो रिसीव कर रही है। तो जो हमारी बैंक्स होती हैं वो इंटरेस्ट जो चार्ज करती है वो उसका जो रेट होता है वो हायर होता है देन जो इंटरेस्ट वो लोग पे करते हैं डिपॉजिट्स पर, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। एंड ये जो रेट्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, जिस रेट पर लोन दिए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लेंडिंग रेट। और जिस रेट पर, जिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बोरोइंग रेट। बोरोइंग रेट और लेंडिंग रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या, उसे हम क्या बोलेंगे भाई, तो वो होता है हमारा स्प्रेड, राइट। वो एक जो पर्टिकुलर टर्म है उसे हम बोलते हैं स्प्रेड। और ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी जब हम लोगों ने कमर्शियल बैंक का मतलब समझा था तब, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को याद है, वो नहीं है तो अभी सुन लो और अभी याद कर लो। वो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे, स्प्रेड, बोरोइंग रेट एंड लेंडिंग रेट, ठीक है। So loans granted by commercial banks are generally for long term and are given against securities। अब इतना हमने पढ़ा और इतना हमें पहले से भी पता है कि लोन्स जो होते हैं वो फ्री में नहीं मिलते हैं, लोन्स के लिए सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है, राइट। बैंक के साथ में हमें सिक्योरिटीज हमारी रखनी पड़ेगी तब हमारी जो बैंक्स हैं वो लोन्स देने वाली है, अदरवाइज जो बैंक्स है वो लोन्स नहीं देंगी। उन्हें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए ना, उन्हें अश्योरेंस चाहिए कि आप उस लोन को वापस रीपे कर दोगे, इसलिए सिक्योरिटीज रखना जरूरी हो जाता है। एडवांसेस आर गिवन बाय द बैंक्स ओनली फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। लोन और एडवांसेस में क्या डिफरेंस आ गया कि लोन जो होते हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिए जाते हैं और जो एडवांसेस होते हैं वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो आप लोगों को क्लियर होगा। किसका फंक्शन था ये था हमारी कमर्शियल बैंक का, ठीक है। तो वो दो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स बहुत ही बेसिक फंक्शंस हो गए हमारे। देन एजेंसी फंक्शंस, क्या पर्टिकुलर एजेंसी फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती है हमारी कमर्शियल बैंक्स, तो वो कुछ क्या हो गए, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। कोई भी फंड्स को ट्रांसफर करना है एक प्लेस टू दूसरी प्लेस, एक अकाउंट से दूसरी अकाउंट पे, तो जो हमारी बैंक है उससे हम इजीली कर सकते हैं, राइट। हम ये नहीं बोलते हैं कि अगर हमें एक पर्सन ए को कैश देना है और ये जो ए है ये जाके फिर से एक बैंक में डिपॉजिट करेगा, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा मैं पहले कैश निकालूं फिर ये कैश इसे दूं फिर ये बैंक में डिपॉजिट करेगा। इससे बेटर क्या है, इससे बेटर ये है कि ये बैंक टू बैंक हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जो हमारे फंड्स है वो ट्रांसफर हो गए। अब ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर क्या, आप एक ही बैंक में अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हो, ओके। So the bank provide easy flow of funds from place to place via mail, transfer, demand drafts, etc. ठीक है, प्लेस टू प्लेस। ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर आप एक पर्टिकुलर प्लेस में हो, से आप एक पर्टिकुलर प्लेस में हो भोपाल में, तो आप सिर्फ भोपाल में ही जो है आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आप भोपाल में बैठ के दिल्ली में अगर कोई है तो उससे आपके फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो, या दिल्ली से भोपाल आ सकते हैं, या ये दोनों प्लेसेस की जगह पर कोई सी भी पर्टिकुलर प्लेस हो पूरी कंट्री में, इट डजेंट मैटर, आपका जो फंड्स है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कलेक्शन ऑफ फंड्स। फंड्स को कलेक्ट भी करती है हमारी बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर। अगर आप बैंक को बोल दोगे कि आपको ये फंड्स कलेक्ट करने, तो बैंक वो जो फंड्स है वो कलेक्ट कर लेगी, ठीक है। आपके बिहाफ पर बैंक जो है वो आपका काम कर सकती है, ओके। सो द बैंक्स ऑल्सो कलेक्ट फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर थ्रू बिल्स, चेक्स, एक्सेट्रा, ओके।
फिर आता है बैंक्स कलेक्ट इंश्योरेंस प्रीमियम्स, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्सेट्रा। ये कुछ एक्स्ट्रा काम जो हमारी बैंक करती रहती है, ठीक है, हमारे लिए, हमारे बिहाफ में, हम बोलते हैं तब करती है, अपने मन से कुछ नहीं करती है। सो बैंक असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ टैक्स पेमेंट बाय द अकाउंट होल्डर्स, असिस्ट भी करती है, असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है बैंक्स। बैंक्स ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर्स, ठीक है, कुछ भी एग्जीक्यूट करवाना है या एज अ ट्रस्टी चाहिए अगर हमें कि हमारी कोई ट्रस्टी बने, तो वो हमारी जो बैंक्स हैं वो ये रोल्स भी प्ले करती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई है, एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने समझाया है, एंड आई होप कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना नया सा आ गया है, पता नहीं मैम क्या क्या बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब हमारे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ऐसी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो देखो यार, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। वो आप जब वो पढ़ोगे तभी आप इसे समझ पाओगे, ठीक है। तो आपको पहले जो है सब कुछ सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है, ओके। फिर आते हैं हमारे कुछ और फंक्शंस, क्या है वो, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं उन्हें भी डिस्काउंट करके देती है बैंक, राइट। अगर कोई एक पर्सन के पास में एक बिल ऑफ एक्सचेंज है तो वो जाके बैंक को दे देगा, बैंक उसे डिस्काउंट करके उसको अमाउंट दे देगी, और जब मेच्योर होगा आपका वो बिल ऑफ एक्सचेंज तो जो भी पे करने वाला है उससे वो अमाउंट ले लेगी बैंक और खुद के पास में रख लेगी, राइट। खुद के पास में क्यों रखेगी, क्योंकि वो आपको तो ऑलरेडी पे कर चुकी है, तो आपको वो डबल से पे थोड़ी ना करेगी, राइट। तो वो जो अमाउंट है वो खुद के पास में रख लेगी। तो मतलब कि आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज के मेच्योरिटी के पहले वो आपको मनी भी प्रोवाइड कर देती है, ओके। So commercial banks provide financial assistance to the business community by discounting bills of exchange. The banks purchase these bills produced by customers by deducting interest from the face value of the bill, thus providing easy finances to the business community when required. ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आप लोगों ने आपके अकाउंट्स में पढ़ा होगा, एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ा होगा। तो जब डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो टोटल अमाउंट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वो टोटल अमाउंट जो है वो नहीं दिया जाता किसी भी एक पर्सन को, उसमें से कुछ कट करके और वो जो अमाउंट है वो पे किया जाता है एक पर्सन को। क्यों वो अमाउंट क्यों कट किया, क्योंकि भाई वो चार्जेस तो लेंगे ना, आपको टाइम से पहले मनी दे रहे हैं तो वो लेंगे। जब मेच्योर होगा वो पर्टिकुलर बिल, तब उस बैंक को वो बिल उस अमाउंट को मिलने वाला है। तो आपको जब वो एक एक्स्ट्रा चीज़ दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है आप ना कैश अभी ले लो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसके लिए चार्ज भी करेंगे ही, ओके। फिर आता है क्रेडिट क्रिएशन। Commercial banks create credit in the economy through demand deposits. Credit creation paves the path for the growth of the economy. ठीक है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएट करती हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे कमर्शियल बैंक्स का। एंड ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे एक इनिशियल डिपॉजिट को बहुत ज़्यादा टर्म्स में या बहुत ज़्यादा अमाउंट में कन्वर्ट कर देती है एक कमर्शियल बैंक। किस प्रोसेस से, क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस से ये सारा कन्वर्जन होता है, राइट। तो आपकी जो कमर्शियल बैंक्स होती है वो क्रेडिट भी क्रिएट करती हैं, ओके। जो डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं उनके पास में, उन डिपॉजिट्स को वो मेनी टाइम्स में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ये एक क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी कमर्शियल बैंक का, ओके। सो आई होप कि ये जो फंक्शंस थे हमारी कमर्शियल बैंक के, या आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। इनका बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन जो है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को थोड़ा डिटेल्ड और थोड़ा ब्रीफ दोनों मिक्सड अप एक्सप्लेनेशन किया है, क्योंकि अगर एकदम डिटेल पे चली जाती तो यही मेरा क्या ले लेता, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स तो कंज्यूम कर ही लेता। ये कुछ अदर फंक्शंस भी हैं हमारी बैंक के, क्या होते हैं वो, प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इशू ऑफ गिफ्ट चेक, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिकल डेटा यूजफुल टू कस्टमर्स। तो ये कुछ हमारे अदर फंक्शंस भी हैं जो कि एक कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है, ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
what is money multiplier, what determines the value of this money multiplier. मनी मल्टीप्लायर क्या होता है ये बताओ. मनी मल्टीप्लायर हम लोगों ने पढ़ा है. मनी मल्टीप्लायर को हम और क्या बोल सकते हैं, मनी क्रिएशन भी आप कहीं ना एक सेंस से बोल सकते हो, या क्रेडिट या क्रेडिट क्रिएशन भी बोल सकते हो, राइट. सो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, द मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट क्रिएशन इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स जनरेट विथ ईच रूपी ऑफ रिजर्व. ठीक है, मनी मल्टीप्लायर क्या बता रहा है कि आपका जो एक एक रुपी है रिजर्व में, उसका आप कितना टाइम्स क्रिएट कर पा रहे हो मनी, वो उसको हम क्या बोलेंगे, मनी मल्टीप्लायर, कि एक रुपी को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करवा पा रहे हो. ओके, इट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. ये जो मनी मल्टीप्लायर है या क्रेडिट क्रिएशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है भाई. ये जो हमारी कमर्शियल बैंक्स है, ये मैनी टाइम्स जो है आपका जो पूरा मनी है उसे मल्टीप्लाई करके देती है. ओके, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट which is in far excess of initial deposits. ठीक है, ये जो पर्टिकुलर हमारा पूरा कंसेप्ट है या ये जो प्रोसेस होती है मनी क्रिएशन की, इसकी हेल्प से या इसके थ्रू जो हमारी कमर्शियल बैंक्स होती है वो बहुत ज़्यादा मनी क्रिएट कर लेती है, बहुत ज़्यादा फार एक्सेस में मनी क्रिएट कर लेती है आपके इनिशियल डिपॉजिट के कंपैरिजन में. आपका इनिशियल डिपॉजिट अगर 10 रुपीज़ का है तो वो इस 10 रुपीज़ को 1000 रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकती है. 1000 रुपीज़, 5000 रुपीज़ किसी में भी कन्वर्ट कर सकती है, डिपेंडिंग कि वो कैसे यूटिलाइजेशन कर रही है उस पर्टिकुलर कैश का, उस पर्टिकुलर रिजर्व का, और जो हमारी आरबीआई है, दैट इज जो सेंट्रल बैंक है, वो कितना उसे मल्टीप्लाई करने दे रही है. क्योंकि जो सेंट्रल बैंक होती है, जो आरबीआई है हमारी, वो अपने कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी सप्लाई कंट्रोल करने के, उन इंस्ट्रूमेंट से ये मनी क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर को जो है उसे भी कंट्रोल कर लेती है. ओके, so legal reserve ratio and the amount of initial fresh deposits determine the value of this multiplier. देखो क्या, what determines the value of this multiplier, तो दो चीजों पर डिटरमाइन हम कर सकते हैं या दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है. एक होता है लीगल रिजर्व रेशियो, दूसरा होता है अमाउंट ऑफ इनिशियल और फ्रेश डिपॉजिट. नाउ लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, तो ये वो रेशियो या वो पर्टिकुलर परसेंटेज है जो कि हमारी जो सेंट्रल बैंक होती है वो फिक्स करके रखती है कि इतना अमाउंट आपको, एक बैंक को जो टोटल डिपॉजिट है उसका इतना अमाउंट खुद के पास में एज अ रिजर्व रखना है, उसे आप लेंड नहीं कर सकते. जो बचा हुआ अमाउंट है सिर्फ उसे लेंड कर सकते हो. जैसे कि 1000 है और बोल दिया कि 10% जो है वो कैसे रखना है, एज अ रिजर्व आप लोगों को रखना है, तो इसका 10% कितना हो गया 100, तो इसका 90% कितना हुआ 900. सिर्फ कितना लेंड कर सकते हैं, 900 लेंड कर सकती है एक बैंक. और जितना लेंड कर सकती है, लेंड करने पर डिपेंड करता है कि कितना मनी क्रिएट होगा. अगर इसी को हम इंक्रीज कर दें, मान लो ये 20% बोल देते तो ये 200 हो जाता, अब सिर्फ 800 ही लेंड कर सकती है, तो उसके कंपैरिजन में अब कम मनी क्रिएट होगा, राइट. तो ये लीगल रिजर्व रेशियो पे डिपेंडेंट होता है कि कितना आपका जो मनी है वो कितना क्रिएट होगा. ठीक है, और एक और क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट, जो आपका इनिशियल या फ्रेश डिपॉजिट होता है उस पर भी डिपेंडेंट होता है. मान लो 1000 रुपीज है, ठीक है, तो ये ठीक है. फिर उसके बाद में अगर 2000 रुपीज भी हैं, तो दोनों में से ज्यादा मनी कब क्रिएट होगा, जब 2000 रुपीज डिपॉजिट हुए हैं. तो जितने ज्यादा डिपॉजिट आएंगे उतना ज्यादा मनी क्रिएट हो पाएगा, उतना ज्यादा हमारा जो मल्टीप्लायर वो चलेगा. या अगर जितना कम हमारा अमाउंट जो है, जो मनी जो है वो जो डिपॉजिट है वो आएगा, तो उतना ही कम जो है हमारा मनी जो है वो क्रिएट हो पाएगा. ठीक है, तो आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है. नाउ इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा कि कितना कि हमारा जो मनी मल्टीप्लायर है वो कैसे वर्क करता है. ओके, so calculate the total deposit created if initial deposit is rupees 1000 crores and LRR क्या होता है, legal reserve ratio is 12.5%. ओके, तो
अब जो हमारे पास में गिवन है वो क्या हो गया भाई, LRR कितना है 12.5% और 0.125। अब ये 0.125 कैसे हुआ, 12.5 डिवाइडेड बाय 100 करो, 2 0 है तो ये 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा पॉइंट है वो 2 प्लेसेस शिफ्ट हो गया, तो वो कितना हो गया 0.125। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, दैट इज 1/0.125। आपने जब इसे सॉल्व किया तो आपके पास में आंसर कितना आया 8। इट मीन्स कि आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है उसको 8 टाइम्स, उसको हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना हमें पता चलेगा कि इतना मनी क्रिएट हो गया है। ओके, सो इनिशियल डिपॉजिट इज 1000 करोड़। टोटल डिपॉजिट कितना हो गया भाई, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर 1000 into 8 दैट इज 8000 करोड़, ठीक है। तो 8000 करोड़ जो है वो एक जो हमारी बैंक है उसने इतना जो मनी है या इतना जो अमाउंट है वो क्रिएट किया है, ठीक है। सो आई होप कि ये जो मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि मनी कैसे मल्टीप्लाई होता है। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। देखो हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, वो सारे हमें इसमें लिखना है, ठीक है। कौन कौन से थे एक बार रिवाइज कर लें, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड योर मोरल सुएजन, राइट। एंड एक और था हमारा लीगल रिजर्व रेशियो, राइट। ये सारे हमने क्या पढ़े थे, अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स थे मॉनेटरी पॉलिसी के, मनी कंट्रोल, मनी सप्लाई जो होता है उसे कंट्रोल करने के जो भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि कब कौन से इंस्ट्रूमेंट को, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई भी पर्टिकुलर रेट जो है वो चेंज होते हैं तो उसका रीज़न क्या, क्यों क्या होता है, क्यों किए जाते हैं, वो क्या पर्टिकुलर थॉट्स रहते हैं कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। मैंने बहुत अच्छे से मेरा बेस्ट दिया है उसे एक्सप्लेन करने में, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ओके, तो देख लेते हैं एक बार फिर से कि क्या क्या पर्टिकुलर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स में कौन से आते हैं, वो सारे मेजर्स जिसमें मनी के टर्म्स में हम कोई भी जो हमारी कंट्रोल है वो कर रहे हैं मनी सप्लाई को, ठीक है। और क्वालिटेटिव कौन से हो जाते हैं कि हम मनी को पिक्चर में नहीं ला रहे हैं, हम बिना मनी के, बिना किसी भी काइंड ऑफ रेट्स को इंक्रीज डिक्रीज किए, बिना नंबर्स के बिना जो हम पर्टिकुलर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं मनी सप्लाई को, वो हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स में आते हैं, ठीक है। So quantitative measures refer to those measures that affect the variables which in turn affect the overall money supply in the economy, ठीक है। वेरिएबल्स को अफेक्ट करना मतलब कि क्या, जो डिफरेंट रेट्स हैं उनको चेंज करना, तो वो हो जाते हैं हमारे क्या, उनके वो जो रेट्स चेंज हो रहे हैं उनके कारण पूरी मनी सप्लाई चेंज होती है। जैसे कि अगर बैंक रेट इंक्रीज हो गया तो आपकी जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है, बैंक रेट इंक्रीज हुआ है, अब आरबीआई से जो हमारी बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्हें ज़्यादा रेट पर लोन मिलेगा। इन रिटर्न वो जो कमर्शियल बैंक्स है, वो जो जनरल पब्लिक है, उन्हें भी इंक्रीज्ड रेट पर ही लेंड करेगी। और जब रेट इंक्रीज्ड रहेगा तो जो जनरल पब्लिक है वो इस पर्टिकुलर को नहीं लेना चाहेगी, राइट। जो लोन्स है वो नहीं लेने चाहेंगी और वो इसके कारण हमारी इकोनॉमी में मनी कम आएगा और मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो मतलब कि किसी भी काइंड ऑफ वेरिएबल में चेंज करने के कारण पूरी जो इकोनॉमी की मनी सप्लाई है उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं हमारी क्वांटिटेटिव मेजर्स के, वो देखते हैं हम। फर्स्ट वाला क्या है, तो ये हमारा बैंक रेट। बैंक रेट कौन सा रेट होता है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड बैंक रेट। दिस इंस्ट्रूमेंट इज द की एट द हैंड्स ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। बैंक रेट में क्या हो रहा है कि भाई सेंट्रल बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कर रही है किसको, कमर्शियल बैंक को। इसके आगे एक और
जो हमारा वर्ड है वो ऐड कर लो, फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई भी काइंड ऑफ जो लोन है वो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है हम उसे क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। अगर इसी की जगह पे लॉन्ग टर्म की जगह पे क्या होता, फॉर शॉर्ट टर्म, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता हमारा रेपो रेट, ठीक है। यही डिफरेंस है हमारे रेपो रेट और बैंक रेट में, कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई भी पर्टिकुलर लोन दिया गया तो वो बैंक रेट हो गया, और शॉर्ट टर्म के लिए जो दे रहे हैं वो रेपो रेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है वेरिंग रिजर्व रेशियोज, ठीक है। ये जो हमारे डिफरेंट रिजर्व रेशियोज है, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो इस पर्टिकुलर के अंडर आएंगे। अगर ये टर्म आपको याद नहीं रहेगा तो कोई जरूरी नहीं कि आपको इसे याद करना है, आप डायरेक्टली आपका LRR, CRR और SLR भी यूज कर सकते हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। So the reserve ratio determines the reserve requirement wherein banks are liable to maintain reserves with the central bank, ठीक है। जैसे कि जितना भी डिपॉजिट आया उस पर जितने भी रेट का रिजर्व रेशियो अगर बोला गया है बैंक ने कि इतना रिजर्व आपको रखना है, इतना %, तो आप एक कमर्शियल बैंक को उसके पूरे डिपॉजिट का उतना % एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा, और जो बचा हुआ रहेगा वो क्या कर सकते हैं, वो उसे लेंड कर सकते हैं, ठीक है। जो रिजर्व रेशियोज होते हैं वो दो होते हैं, मतलब हम उसे दो अगर क्लासिफिकेशन कर दे, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो एक कमर्शियल बैंक को रिजर्व रखना है सेंट्रल बैंक के साथ में, ठीक है। और जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है उसमें एक कमर्शियल बैंक को खुद के साथ में ही रिजर्व रखने हैं टोटल डिपॉजिट के, ठीक है। सो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। ये जो डिफरेंट रेशियोज थे वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। कैश रिजर्व रेशियो दैट इज CRR, it refers to the minimum amount of funds that a commercial bank has to maintain with the Reserve Bank of India in the form of deposits, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक किसके साथ में मेंटेन कर रही है, रिजर्व बैंक के साथ में मेंटेन कर रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, दैट इज सेंट्रल बैंक के साथ में मेंटेन कर रही है, किसमें, कैश रिजर्व रेशियो में। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम % ऑफ असेट्स टू बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ईदर फिक्स्ड और लिक्विड असेट्स विथ RBI। यहाँ पर कमर्शियल बैंक खुद भी आ सकता है, विथ देमसेल्व्स हम लिखेंगे जब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात कर रहे हैं। फिर एक कंसेप्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो हमारी सेंट्रल बैंक होती है वो सेल या परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ठीक है। अगर जो हमारी RBI है, दैट इज जो सेंट्रल बैंक है, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सेल कर रही है तो जो एक्सेस मनी है मार्केट में वो किसके पास आ गया, RBI के पास में। जो मनी क्रिएशन है वो कंट्रोल करा, ठीक है, उसे रोका है हमने, डिस्करेज कर रहे हैं हम कि अब आप लेंड मत करो, आप हमें दे दो, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हर कोई परचेज करना चाहेगा। तो जब सेंट्रल बैंक ने सेल की है तो इट मीन्स कि वो मनी सप्लाई कम करना चाहती है, ठीक है। और जब जो हमारी सेंट्रल बैंक है अगर वो परचेज कर रही है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, अगर वो परचेज कर रही है कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब परचेज किया तो सेंट्रल बैंक ने जो मनी है वो इंजेक्ट किया है, राइट। तो परचेजिंग के कारण मनी सप्लाई में इंक्रीमेंट हो रहा है, मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेलिंग या परचेजिंग होती है बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी की वो ये जो पर्टिकुलर उनकी सिक्योरिटीज है वो सेल या परचेज कर सकती है अकॉर्डिंग टू दी प्रिवेलिंग सिचुएशंस, ठीक है। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिफर टू दी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन एन ओपन मार्केट इन ऑर्डर टू अफेक्ट दी मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी, ओके। इसमें जो परचेजिंग और सेलिंग वाला कंसेप्ट है उसमें कंफ्यूज मत होना कि सेल हो रहा है तो इसका मतलब वो हो रहा होगा कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। सेल हो रहा है तो देखो एक्सेस मनी जो है वो सेंट्रल बैंक के पास में जा रहा है, ओके। और जब परचेज कर रही है सेंट्रल बैंक, तो परचेज कर रही है तो फ्री में परचेज नहीं करेगी, उन्हें मनी देना पड़ेगा उसके रिटर्न में, राइट। तो परचेज कर रही है तो वो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्या है, ये है कुछ हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स जो अभी हमने पढ़े, वो थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स
मनी कंट्रोल के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो। अब देखते हैं हम कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कोई भी काइंड ऑफ नंबर्स का खेल नहीं देखेंगे, ओके। यहाँ पर नंबर्स का गेम नहीं है, यहाँ पर दूसरे ही चीज़ों से जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, एंड इवन कोशिश क्या करती है, वो उसमें सक्सीड भी करती ही है, ठीक है। सो जो आपकी क्वालिटेटिव मेजर्स हैं उसमें हम कुछ ये देख सकते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड मोरल सुएशन, ओके। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में सिंपल यही है कि अगर जब भी हम कोई लोन लेने जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी एज अ कोलेटरल रखनी पड़ती है, राइट। तो वो जो सिक्योरिटी का अमाउंट है, जो सिक्योरिटी की वैल्यू है और जिस वैल्यू का हमें लोन दिया गया है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। अब जो भी जितने की भी आपको सिक्योरिटी होगी उस पूरे अमाउंट का आपको लोन नहीं दिया जाता कभी भी, उससे कम वैल्यू का ही लोन दिया जाता है। तो वो जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं मार्जिन। ये जो मार्जिन होता है ये कौन डिफाइन करता है या कौन इससे डिटरमाइन करता है? तो ये हमारी सेंट्रल बैंक करती है। अगर उन्होंने मार्जिन इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब कि अब जो है वो बोरोवर्स को रोकना चाहते हैं कि वो बोरो करें, इट मीन्स वो मनी सप्लाई को रोकना चाहते हैं मार्केट में। अगर उन्होंने मार्जिन कम कर दिया तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अब वो लोग सोच रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि जो बोरोवर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बोरो करें ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, ठीक है। So the commercial banks function to grant loan rest upon the value of security being mortgaged. So the banks keep a margin which is the difference between the market value of the security and the loan value. Okay? फिर आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, SCC। जैसे कि उसका नेम से समझ में आ रहा है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिवली हम लोग जो है, दैट मीन्स जो RBI जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल करती है। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में क्रेडिट मत दो या किसी सेक्टर में क्रेडिट दे दो, ये जो हमारी सेंट्रल बैंक है ये असिस्ट करती है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर प्रायोरिटी सेक्टर में लोन्स जो है, क्रेडिट्स जो हैं वो देते रहो और कुछ सेक्टर्स में मत दो, ठीक है। So an instrument of the monetary policy that affects the flow of credit to particular sectors positively and negatively is known as selective credit control. Okay? फिर आता है हमारा moral suasion. A persuasion technique followed by the central bank to pressurize the commercial banks to abide by the monetary policy is termed as moral suasion. मोरल सुएजन एक काइंड ऑफ क्या हो गया कि परसुएड करना चाहती है जो सेंट्रल बैंक होती है वो कमर्शियल बैंक्स को कि वो जो भी सेंट्रल बैंक की जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वर्क करे, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है या एक काइंड ऑफ असिस्टेंस है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एकदम ऐसा फोर्स्ड नहीं कि नहीं, अगर मैंने सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं बोलती कि नहीं अगर हमने ऐसा बोला है तो सबको ऐसा करना ही है, ऐसा नहीं बोलती। सेंट्रल बैंक सबसे अर्ज करती है सारे कमर्शियल बैंक्स को कि उनकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वो वर्क करें, ओके। ये कुछ होते हैं हमारे मोरल सुएजन्स। तो ये है हमारे कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पर आप लोगों को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स नहीं समझाए हैं बहुत डिटेल में। तो हमारा जो एक वीडियो है वो बन चुका है, वो ऑलरेडी अपलोड भी हो चुका है, आप लोग उसे देख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ, रीज़न बीइंग कि अगर मैं इससे पढ़ाने लग गई तो इसमें मुझे अभी 1 घंटा लग जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं गई हूँ, मैंने आपको ऊपर से पूरा ग्लिम्स दे दिया है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। और अगर आप लोगों ने वो पर्टिकुलर वीडियो पढ़ा होगा, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट अगर आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा तो आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। ये सिर्फ दिखने के लिए लगते हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट सी चीज़ है, लेकिन इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है और इसे समझना भी बहुत सिंपल ही है, ओके। सो आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर होगा। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू कंसिडर अ कमर्शियल बैंक क्रिएटर ऑफ मनी इन द इकोनॉमी? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, येस और नो काइंड ऑफ ये हो सकता है, राइट।
कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो आपकी क्रिएटर ऑफ मनी है क्या आपकी इकोनॉमी में, ये क्वेश्चन है। तो यस ऑब्वियसली है। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है ना, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, तो वो ऐसी थोड़ी ना पढ़ा, फ्री फोकट में नहीं पढ़ा। वो क्यों पढ़ा है, बिकॉज जो कमर्शियल बैंक है वो मनी क्रिएट करती है, राइट। इसलिए ये पर्टिकुलर जो है इसका आंसर क्या आएगा, ये यस। ये जो क्रिएशन ऑफ मनी है ये एक काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी कमर्शियल बैंक्स का, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लिखने वाले हो, कमर्शियल बैंक्स प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मनी क्रिएटर इन द इकोनॉमी, दे हैव द कैपेसिटी to generate credit through demand deposits. These demand deposits make credit more than the initial deposit. अभी थोड़े 2-3 क्वेश्चंस के पहले अगर शायद हम लोगों ने एक और क्वेश्चन पढ़ा इसका, कौन सा था वो, मनी मल्टीप्लायर वाला, राइट। वही सेम चीज यहाँ पर वापस पूछ ली गई है, बस थोड़े से टर्म्स को चेंज कर दिया, बाकी आना तो वही है कि जो हमारी कमर्शियल बैंक होती है वो मनी क्रिएटर होती है। वो एक इनिशियल डिपॉजिट से फार एक्सेस में मनी क्रिएट कर पाती है। कैसे कर पाती है, वो उन डिपॉजिट्स को यूटिलाइज करके, उन डिपॉजिट्स को लेंडिंग के लिए यूटिलाइज करके ये सारा जो हमारा मनी क्रिएशन है वो वाली प्रोसेस कंप्लीट कर पाती है एक सेंट्रल बैंक, एक कमर्शियल बैंक। ओके, सो आई होप कि ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप वो सारी चीजें डाल सकते हो जो कि हमने मनी क्रिएशन में पढ़ी है, वो सब कुछ। अभी जो इसके पहले जो अभी जो एक क्वेश्चन हमने करा था मनी मल्टीप्लायर वाला, उसमें जो जो था वो सारी चीजें भी आप इसमें लिख सकते हो, बता सकते हो कि कैसे मनी क्रिएट होता है। ओके, सो आई होप कि ये क्लियर होगा क्वेश्चन आप लोगों को। फिर आता है यहाँ पर अभी एक हमारे पास में एग्जाम्पल भी है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, कि कैसे ये मनी जो है वो क्रिएट हो रहा है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। The process of money creation can be explained by taking an example of a bank XYZ, ठीक है। एक बैंक लिया हमने XYZ, यहाँ पर क्या हो रहा है, a depositor deposits 10,000 in his saving account which will become the demand deposit of the bank. ओके, ये जो है 10,000 रुपीज, ये क्या आया, ये एक डिपॉजिट आया है बैंक के पास में। दैट मीन्स ये क्या है, ये एक इनिशियल डिपॉजिट हुआ, ठीक है। Based on the assumption that not all customers will turn up at the same day to withdraw their deposit, banks maintain a minimum cash reserve of 10% of the demand deposit, that is ₹1,000, ठीक है। नाउ क्या कैश रिजर्व रखना है, हमने LRR वाला कंसेप्ट पढ़ा है, तो LRR की जगह पे अगर कैश रिजर्व भी बोल रहा है तो वो सेम ही चीज हो गई, ठीक है। जहां जहां पर LRR आपने यूज किया होगा वहां पर अब आप क्या कर लोगे, CRR यूज कर लोगे, कैश रिजर्व रेशियो यूज कर लो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डिपॉजिट आया 10,000 का, कितने का रिजर्व रखना है, 10% का रिजर्व रखना है। तो 10,000 का 10% हो गया हमारा 1,000 रुपीज। इट लेंड्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 9,000 इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट टू अदर कस्टमर। दिस फर्दर क्रिएट्स डिपॉजिट फॉर द बैंक XYZ। नाउ देखो ये जो डिपॉजिट आया वो वापस कहाँ गया, ये जो 9,000 उन्होंने लेंड किया वो वापस एज अ डिपॉजिट आ गया बैंक के पास में। ये अजम्पशन है, ये हमें मानना है कि जो सारे मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं वो बैंक से ही रूटेड होते हैं। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। ये जो हमारा पर्टिकुलर अजम्पशन है वो क्या बोलता है कि जितना अमाउंट बैंक से जा रहा है, किसी को अगर किसी ने पे किया है तो जो भी रिसीव कर रहा है वो वापस आकर बैंक में डिपॉजिट करेगा, मतलब कि जितना भी बैंक से जा रहा है वो वापस बैंक में आएगा, ठीक है। तो ये जो 9,000 है वापस अब बैंक में आ जाएगा। फिर 9,000 का 10% रख लो, दैट इज 900, बचा कितना 8,100, तो 8,100 फिर से लेंड कर दिया गया। फिर 8,100 वापस कहाँ आ गया, एज अ डिपॉजिट आ गया, उसका 10% रख लिया, फिर और हमने वापस क्या, लेंड कर दिया। तो ऐसे कर करके जो हमारी कमर्शियल बैंक है वो मनी को क्रिएट करती है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी जो मनी मल्टीप्लायर उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय LRR। अब यहाँ पर LRR नहीं है, यहाँ पर कैश रिजर्व है, तो हम CRR यूज कर लेंगे LRR की जगह पे, ठीक है। सो क्रेडिट मल्टीप्लायर या फिर मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 बाय CRR इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10%। तो ये कितना हुआ, 100 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 10। इट मीन्स कि 10 टाइम्स जो है इस डिपॉजिट का मनी जो है वो क्रिएट किया जाएगा। ओके, दैट मीन्स 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, 1 लाख का, 1 लाख का 10 टाइम्स हो जाएगा हमारा, 10,000 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 लाख। तो 10,000 से एक बैंक ने कितना अमाउंट क्रिएट कर लिया, 1 लाख क्रिएट कर लिया, ठीक है।
सो इस पर्टिकुलर वे से जो हमारी कमर्शियल बैंक होती है वो मनी को क्रिएट करती है या क्रेडिट को क्रिएट करती है, या फिर वो हम बोल सकते हैं कि जो कमर्शियल बैंक है वो क्या है, वो है क्रेडिटर ऑफ दी क्रिएटर ऑफ दी मनी। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्या है वो, व्हाट रोल ऑफ आरबीआई इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कौन सा रोल है ये बताना है। इसमें मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था आपका और आपके पापा का, राइट, कि आपने सारी जगहों से पूछ लिया, सारे सोर्सेस से बोल दिया कि प्लीज आपको हेल्प कर दे, मनी दे दे, थोड़ी बहुत कैश दे दे, लेकिन सबने मना कर दिया और आपकी नेसेसिटी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास में आपका जो भी काम है वो आपको करना ही है। ओके, तो एट लास्ट आपने क्या किया, आप गए आपके पापा के पास में, आपने एट दी लास्ट पापा से ही मांगे कि आप ही दे दो, राइट। तो वो हमारे लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट हुए कि वो उनके पास हम एट दी लास्ट गए लेकिन उन्होंने हमें लेंड कर दिए, राइट। वही सेम यहाँ पर होता है, कमर्शियल बैंक के पापा कौन हो गए, सेंट्रल बैंक हो गई। तो कमर्शियल बैंक पहले सारे सोर्सेज से पूछ लेगी, अगर कहीं से भी मनी मिल रहा है, कैश मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा है तो वो एट दी एंड कहाँ जाएगी, एट दी एंड जाएगी वो सेंट्रल बैंक के पास में और उन्हें बोलेगी कि हमें जो है मनी प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक है वो उनकी लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, वो उन्हें मनी प्रोवाइड कर देगी पूरी सिचुएशन को देख के कि हाँ ये जरूरी है या नहीं है, ऐसा। ओके, so when a commercial bank faces financial crisis and fails to obtain funds from other sources, then the central bank plays the vital role of lender of the last resort and provide them with the financial assistance in the form of credit. ठीक है, This role of central bank saves the commercial bank from bankruptcy. भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अगर सेंट्रल बैंक हेल्प नहीं करती तो जो हमारी कमर्शियल बैंक थी उनका दिवाला निकल जाना था। तो कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने हेल्प किया और जो हमारी कमर्शियल बैंक है उनकी जो पूरी ऑपरेशन है वो सही तरीके से चल रही है अभी भी। ठीक है, Thus, the central bank plays the role of guarantor for the commercial bank and maintain a sound and healthy banking system in the economy. ठीक है, so इस particular way से जो हमारी central bank है वो कौन सा रोल प्ले करती है, lender of the last resort. ओके, सो आई होप कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। नाउ स्टूडेंट्स, विद दिस हम लोगों ने अपने जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं फॉर आवर चैप्टर मनी एंड बैंकिंग वो कंप्लीट कर लिए एंड जो हमारा पूरा चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग वो पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट्स थे, आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से क्या करने वाले हैं पता ही होगा आप लोगों को, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है लेकिन चैप्टर अच्छा है, इजी है। ओके, ये चीज है कि वो जो चैप्टर है वो इजी ही होने वाला है, काफी इजी है, उसके कंसेप्ट समझना भी काफी इजी है। तो आई होप कि आप लोगों को अभी तक का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरा अच्छे से क्लियर होगा एंड आगे का भी क्लियर ही होने वाला है। ओके, सो पढ़ते रहिए अच्छे से, मस्ती भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, सब पे बढ़िया से फोकस करना है अपने को एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में विद आवर न्यू चैप्टर जो कि किस पर होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।